हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे आप सब। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो फिर आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ तुर्की में हगिया सोफिया को जो है एक म्यूज़ियम है उसे कन्वर्ट किया जा रहा है मस्जिद में। इस पे हम रिएक्शन देने वाले हैं। सो काफ़ी अच्छी लगी मुझे वीडियो। ये दूसरे मुल्क की इन्फॉर्मेशन होती है जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड तुर्की हो गया, कुवैत हो गया और जापान हो गया। इन सब के बारे में जो नॉलेज होती है इन पे रिएक्शन देना, नॉलेज की बातें कि इनकी क्या क्या चल रहा है कंट्री में, सब काफ़ी अच्छी लगती है मुझे वीडियो। एंड इसमें तो काफ़ी इंटरेस्ट टॉपिक है कि हागिया सोफिया जो म्यूज़ियम है उसे कन्वर्ट किया जा रहा है मस्जिद में। तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं इस पर रिएक्शन दूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है कमेंट में जरूर बताएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स। नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड न्यूज इवेंट्स मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। अपने देश को छोड़कर बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसे देखना, उसे समझना आपको एक नया पर्सपेक्टिव ऑफर करता है चीजों पर। क्या सही है, क्या गलत है, अपने देश से कंपेयर करना आपको इंट्रोस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देता है। आज के वीडियो में आइए बात करते हैं हागिया दोस्तों एक ऐसे सोफिया। ही वर्ल्ड इवेंट के बारे में जिसको आपने पिछले कुछ दिनों में हेडलाइंस में भी सुना होगा। टर्की की राजधानी इस्तांबुल में एक हिस्टोरिक म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये बाहर बाहर की हेडलाइन है। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि क्या हुआ इससे पहले, कौन से इवेंट्स हुए जिससे फाइनली एंड में जाकर ये डिसीजन लिया गया। टर्की में सेक्युलरिज्म की क्या कहानी है और टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोआन की क्या कहानी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हिस्ट्री ऑफ तुर्की। टर्की एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। यहां पर 98% से ज्यादा पॉपुलेशन का रिलीजन मुस्लिम है। गुड। अलोंग विद इंडोनेशिया, अजरबैजान और कजाकिस्तान, टर्की को काउंट किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में से दुनिया में। गुड। इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ऊपर ऊपर से आपको एक समरी बताना चाहूंगा क्योंकि ये काफी रेलेवेंट है। वर्ल्ड वॉर वन तक टर्की में ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद टर्की को आजादी दिलवाई 1923 में जनरल आटातुर्क ने। आटातुर्क एक डिक्टेटर थे, लेकिन वन ऑफ द फ्यू डिक्टेटर्स दुनिया के जिन्हें एक्चुअली में बेनेवोलेंट डिक्टेटर्स की कैटेगरी में डाला जा सकता है। आमतौर पे क्या होता है, जो डिक्टेटर्स होते हैं वो अपने सेल्फिश मोटिव के लिए पूरे देश को तबाह कर देते हैं, लेकिन बेनेवोलेंट डिक्टेटर्स वो होते हैं जो एक्चुअली में अच्छा काम करते हैं जनता के लिए और देश को प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की राह पर ले जाते हैं। तो आटातुर्क उन गिने चुने ऐसे डिक्टेटर्स में से थे अक्रॉस द होल हिस्ट्री जो एक्चुअली में अच्छा काम करते थे। और अगर आप सोच रहे हो दोस्तों, ऐसे ज्यादा डिक्टेटर नहीं हुए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपने आप में, लेकिन कभी फ्यूचर में इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा तब बात करेंगे इसके। पॉइंट ये है कि आटातुर्क ने बहुत अच्छा काम किया, टर्की को आजादी दिलवाई और शुरू से ही ये चाहते थे कि टर्की एक सेक्युलर कंट्री बने। 1924 में कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया टर्की का नया, और 1928 में इस्लाम को एज अ स्टेट रिलीजन हटा दिया गया टर्की से। आटातुर्क पहले से ही चाहते थे कि वो सरकार के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर रिलीजन को इंटरफेयर नहीं करवाना चाहते, रिलीजन को अलग रखना चाहते हैं कंप्लीटली सरकार और पॉलिटिक्स से। अगले कुछ सालों में ऐसे बहुत से कदम उठाए गए जिससे कि अचीव किया जा सके, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ शारिया को डिसबैंड कर दिया गया, इस्लामिक स्कूल्स को बैन कर दिया गया, मस्जिदों पर सरकार का कंट्रोल लाया गया, पॉलीगैमी को बैन किया गया, औरतों और आदमियों के लिए इक्वल राइट्स दिए गए। 1930s तक औरतों को वोटिंग राइट्स भी दे दिए गए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अपना चेहरा ढकना बैन किया गया, औरतों के लिए स्पेशली, और बाकियों को डिस्करेज भी किया गया करने से। प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो को एजुकेशन के स्कूल स्टार्ट किए गए जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ाई कर सके। कंपल्सरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई। आटातुर्क की जो प्रिंसिपल्स थी वो फ्रेंच सेक्युलरिज्म से आती थी। फ्रेंच सेक्युलरिज्म में क्या है, आपको सरकार को और रिलीजन को इतना सेपरेट रखना है एक दूसरे से कि लोगों को अपने रिलीजन को शो ऑफ करना भी अलाउड नहीं है पब्लिक स्पेसेस में। जैसे कि बुर्का पहनना अलाउड नहीं है, आप अपने रिलीजियस सिंबल्स को ज्यादा दिखा नहीं सकते पब्लिक स्पेस में या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते होते। ये काफी डिफरेंट है इंडिया में जो सेक्युलरिज्म है और अमेरिका में जो सेक्युलरिज्म है जो प्रैक्टिस किया जाता है। फ्रांस में ये सब किया जाता है। इंडिया और अमेरिका में क्या है, एक्सेप्टेबल है शो ऑफ करना अपने रिलीजन को। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मना किया जाता है कि आप अपने रिलीजियस क्लोथिंग, रिलीजियस सिंबल्स को कहीं पहन के ना जाएं। ये सब अलाउड है इंडिया में और आसानी से प्रैक्टिस भी किया जाता है। तो इंडिया वाला जो सेक्युलरिज्म है और जो यूएस का सेक्युलरिज्म है वो शो ऑफ वाला है कि ये सब अलाउड है, और फ्रेंच और टर्की का जो सेक्युलरिज्म है उसमें ये सब अलाउड नहीं है। आटातुर्क के गुजर जाने के बाद 1950 में फाइनली डेमोक्रेसी आई टर्की के अंदर और पहली बार फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराई जाने लगी। लेकिन सालों तक चली सेक्युलर मूवमेंट के बाद भी इलेक्शन रिजल्ट से एक चीज बड़ी क्लियर हो गई थी कि मेजॉरिटी ऑफ टर्किश जनता सेक्युलरिज्म से कन्विंस्ड नहीं थी। वो चाहती थी कि अपने रिलीजन को पब्लिकली डिस्प्ले करे और बार बार इलेक्शंस में वो इस्लामिस्ट राइट विंग कैंडिडेट्स के लिए वोट करती थी। लेकिन टर्की का सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा बना रहे, इस चीज का ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आटातुर्क ने दी टर्की की आर्मी को, टर्की की मिलिट्री को।
कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि टर्की की मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर गार्डिंग एंड डिफेंडिंग द टर्किश रिपब्लिक एज डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कभी मिलिट्री को ऐसा लगे कि हमारे सेक्युलरिज्म को हटाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से, टर्की की मिलिट्री ने मिलिट्री कूप्स किए और सरकार को हटाकर फेंका। यह हुआ 1960 में, 1971 में, 1980 में और 1997 में भी। अब बात करें अगर हम टर्की के आज के प्रेसिडेंट एर्डोगान की, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी 1990s में इस्तांबुल का मेयर बनके। जब ये मेयर थे इन्होंने बहुत से अच्छे काम किए, जैसे कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम को देखना, ट्रैफिक कंजेशन सॉल्व करना इस्तांबुल के अंदर, वाटर शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो बेसिकली इनकी इमेज काफी अच्छी थी क्योंकि इन्होंने जनता के लिए काफी अच्छे काम किए थे। 2001 में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। टर्किश में इसकी एब्रीविएशन है AKP। जो इस पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने बार बार कहा ये कोई इस्लामिस्ट पार्टी नहीं है। ये बिलीव करते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में ना घुसाया जाए, उससे सेपरेट रखा जाए। और जो एर्डोगान थे उनकी इमेज देखी गई एज अ मॉडर्न मुस्लिम। जो जनता थी वो उन्हें देखती थी कि एक ऐसे लीडर हैं जो रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन साथ ही साथ प्रोग्रेस और डेवलपमेंट भी चाहते हैं, बार बार फालतू में रिलीजन को पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व करते। जनता बेसिकली चाहती थी कि टर्की में यूएसए या इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस किया जाए, फ्रेंच वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म ना प्रैक्टिस किया जाए। वो पब्लिक लाइफ में अपने रिलीजियस सिंबल्स को, रिलीजन ट्रेडिशंस को दिखाना चाहती थी। तो एर्डोगान और एर्डोगान की पार्टी ने जनता की इच्छाओं को रिफ्लेक्ट किया और जो इनका पहले ट्रैक रिकॉर्ड रहा था अच्छा काम करने का, उसके बेसिस पे इन्होंने इलेक्शन जीती 2002 में, जिसमें ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जीते टर्किश पार्लियामेंट में और एर्डोगान बन गए टर्की के प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनते ही एर्डोगान ने बहुत से अच्छे प्रो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पास किए, जैसे कि जुडिशरी को और स्ट्रांग बनाना, मिलिट्री के रोल को कम करना, ह्यूमन राइट्स को और सपोर्ट करना और स्ट्रांग बनाना, जिसकी वजह से दोस्तों कंट्री में बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। पूरे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगी और बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ हुई टर्की में। फॉर एग्जांपल 2002 और 2007 के बीच में टर्की ऑन एवरेज 6 to 7% GDP ग्रोथ देख रहा था। डेफिसिट जो था टर्की का वो 2002 में 15% था, 2010 तक नीचे गिर के सिर्फ 3.5% रह गया। पब्लिक डेट जो थी 2001 में 77% थी, 2013 तक नीचे गिर के सिर्फ 40% रह गई। ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि अपनी जनता के लिए भी बहुत अच्छे काम किए एर्डोगान ने, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर पर स्पेंडिंग बढ़ाना। हेल्थ केयर की स्पेंडिंग 5.4% ऑफ GDP हुआ करती थी 2000 में, 2011 में बढ़कर 6.7% ऑफ GDP हो गई। पॉवर्टी ऑलमोस्ट आधी हो गई 2002 और 2015 के बीच में। इतना ही नहीं बल्कि जो माइनॉरिटीज हैं टर्की के अंदर, जैसे कि कर्ड्स एक एथनिक ग्रुप है टर्की के अंदर जो अराउंड 20% ऑफ द पॉपुलेशन है, इनकी डिमांड काफी टाइम से थी कि हमें अपनी भाषा में एजुकेशन ऑफर करी जाए और एर्डोगान ने ये विश भी फुलफिल कर दी। साथ ही साथ जो बाकी माइनॉरिटीज थी जैसे कि क्रिश्चियन और जूइश माइनॉरिटीज टर्की के अंदर, उन्हें भी बहुत सपोर्ट किया एर्डोगान ने अपने पहले सालों में। अपने अच्छे कामों के बल पर 2007 में एर्डोगान ने दोबारा से इलेक्शन जीती, दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने। 2011 में तीसरी बार इलेक्शन जीती, तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन 2014 तक आते आते इनके अंदर घमंड बहुत आ चुका था। प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक प्राइम मिनिस्टर सिर्फ 3 टर्म्स कर सकता था मैक्सिमम। 3 टर्म से ज्यादा एक प्राइम मिनिस्टर रह नहीं सकता। लेकिन एर्डोगान अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे, ये अपनी गद्दी छोड़ना नहीं चाहते थे। इतने सालों तक पावर में रहते रहते इनके अंदर इतना घमंड आ चुका था कि ये कुछ भी करने को तैयार थे अपनी कुर्सी ना छोड़ने के लिए। इसी रीजन से 2014 में ये प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, प्रेसिडेंट की इलेक्शन जीते। और उस वक्त दोस्तों जो टर्किश प्रेसिडेंट थे उनके पास कोई ज्यादा पावर नहीं होती थी, वो इंडियन प्रेसिडेंट की तरह थे। इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी कोई ज्यादा पावर नहीं है, बस एक सेरेमोनियल पोस्ट कहा जाता है इंडियन प्रेसिडेंट को भी। लेकिन एर्डोगान ने कहा कि हम ज्यादा पावर देंगे प्रेसिडेंट को। वो चाहते थे कि जो पावर उनके पास एज प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट होते होते भी आए। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पास किए अपनी पार्टी के द्वारा कि प्रेसिडेंट को और पावर दी जाए। और जैसा मैंने पहले आपको बताया था दोस्तों, आटातुर्क ने टर्किश मिलिट्री को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो देश का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करके रखेंगे किसी भी हालत में। और ये एक और ऐसा टाइम आ गया था कि एर्डोगान पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अदल बदल करने में लगे थे अपनी पावर को बचाने के लिए। तो टर्किश मिलिट्री ने वही किया जो पहले 4 बार वो ऑलरेडी कर चुके थे, मिलिट्री कूप करने की कोशिश करी, एर्डोगान को पावर से हटाने की कोशिश करी, सरकार गिराने की कोशिश करी। लेकिन इस बारी ये मिलिट्री कूप फेल हो गया।
मिलिट्री कूप के दौरान एर्डोगान ने एक वीडियो मैसेज निकाला और देश में सारे पार्टी के सपोर्टर्स को कहा कि अपने घरों से बाहर निकलो, आओ और इस मिलिट्री को रोको ये कूप करने से। और सोशल मीडिया का जमाना था, ये मैसेज इतनी जल्दी ट्रैवल किया, सारे एकेपी के सपोर्टर्स आए, इन्होंने मिलिट्री को ये होने से रोका और एर्डोगान ने अपनी गद्दी बचा ली। एक बहुत फेमस कोट है दोस्तों जो शायद आपने सुना होगा, पावर टेंड्स टू करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। और इस केस में ये कोट इतना वैलिड है कि क्या बताऊं मैं आपको। 2016 में मिलिट्री कूप फेल होने के बाद 2017 में मानो एर्डोगान ने ठान लिया हो कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अप्रैल 2017 में ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पास किए एर्डोगान ने कि जितनी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती थी, अब वो सारी पावर चली जाएगी प्रेसिडेंट के पास और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को ही एबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दी जाए प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट। अब सिर्फ प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हेड है सरकार का। यहां इन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को पास करने के लिए एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया एर्डोगान ने टर्किश जनता के साथ और बहुत ही नैरो मेजोरिटी के साथ उन्होंने ये रेफरेंडम जीता। लेकिन उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि ये इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं थी। इन्होंने इलेक्शन में भी फ्रॉड किया था जिसकी वजह से रेफरेंडम जीता और अपने आप को सारी पावर्स दे दी जो एक प्राइम मिनिस्टर के पास हुआ करती थी और एक ऐसे प्रेसिडेंट बन गए जिनके पास एब्सोल्यूट पावर हो गई। 2018 में दोबारा से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुई और दोबारा से एर्डोगान प्रेसिडेंट की पोस्ट जीत गए। इस इलेक्शन में भी सवाल उठाए जाते हैं कि बहुत से वोटर फ्रॉड हुए थे, इलेक्शन फ्रॉड हुए थे जिसकी वजह से एर्डोगान ये इलेक्शन जीत पाए। लेकिन सत्ता के लालच में मानो एर्डोगान यही भूल गए कि पॉलिटिशियन का काम क्या होता है, जनता का ख्याल रखना, देश की डेवलपमेंट देखना। सत्ता पाने में इतने बिजी थे एर्डोगान कि ये बेसिक काम करना ही भूल गए। टर्की की इकोनॉमी नीचे जाने लगी। 2016-17 के बाद से बुरी हालत हो गई टर्की की इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, डेट क्राइसिस आने लगी, जो कर्ज था देश के ऊपर वो बढ़ने लगा। इकोनॉमिक क्रैश ऑफ तुर्की। टर्किश लीरा जो करेंसी है टर्की में, इसने अपनी 30% वैल्यू लूज कर दी यूएस डॉलर के खिलाफ। इन्फ्लेशन 10% से पार कर गया और जीडीपी ग्रोथ रेट 0 to 1% की रेंज में रहा है पिछले कुछ सालों में टर्की में। अब ऐसे केस में दोस्तों आपको क्या लगता है क्या होगा यहां पर? जनता ऑब्वियसली नाराज होगी, जर्नलिस्ट एर्डोगान को क्रिटिसाइज करेंगे कि ये क्या चलने लग रहा है, अपने कुर्सी के लालच में आके तुमने देश को तबाह कर दिया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़े जा रही है, इकोनॉमी नीचे गिरने लग रही है, लेकिन तुम्हें अपनी कुर्सी ज्यादा प्यारी है, तुम पॉलिटिक्स खेलते रहो पावर की यहां पर। और आपको क्या लगता है एर्डोगान क्या करेगा ऐसे केस में? एर्डोगान ने दोस्तों वही किया जो हर डिक्टेटर करेगा ऐसे केस में, सारे जर्नलिस्ट को उठाकर जेल में डालो। इनफैक्ट जर्नलिस्ट ही नहीं, जो जनता में बोलेगा उसे भी उठाकर जेल में डालो। टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, सबको या तो अपनी जॉब से निकालो या उठाकर जेल में डालो। जो जो मुझे क्रिटिसाइज करेगा उठाकर जेल में डालो। ये चीज इस हद तक हुई दोस्तों टर्की में पिछले कुछ सालों में कि इसे एक नाम भी दिया गया, पर्जिस ऑफ एर्डोगान, कि मतलब इतने सारे लोगों को जॉब से निकाला गया, आर्मी में, एजुकेशन सिस्टम से, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से, इसे पर्जिस कहकर बुलाने जाने लगा। आज के दिन दोस्तों नंबर 1 कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट जेल के अंदर बंद है, गेस करो कौन सी है? टर्की है। टर्की में जितने जर्नलिस्ट आज के दिन जेल के अंदर बंद हैं, इतने किसी और कंट्री में नहीं है दुनिया में, चाइना तक में भी नहीं। इस हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जा रहा है आज के दिन एर्डोगान के अंदर। अब ऐसे केस में एर्डोगान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, एक सत्ता के घमंड में डूबा इंसान इकोनॉमी बचा नहीं सकता, फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं देश में, जनता का सपोर्ट पाने के लिए क्या किया जा सकता है? गेस करिए फिर से दोस्तों। एक ऐसी जनता जो धर्म के नाम पर वैसे ही भोली है, क्या किया जाए इनका सपोर्ट पाने के लिए? यहां पर इन्हें धर्म का थोड़ा सा और मसाला गिराओ, इन पर धर्म का इस्तेमाल करके इन्हें भटकाओ, इन्हें भड़काओ, ताकि इनका इकोनॉमी से ध्यान हटे, इनका अनएम्प्लॉयमेंट से ध्यान हटे और ये धर्म के नाम पर आपको वोट दें आकर। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। और एर्डोगान ने भी यही किया। 2017-18 में इस्लामिक स्कूल्स को वापस खोला गया। ये इमाम हातिब के स्कूल्स हैं, उनको दुगनी फंडिंग दी गई एज कंपेयर टू नॉर्मल स्कूल्स। एर्डोगान ने और मस्जिद बनाने शुरू किए। मई 2019 में इस्तांबुल का लार्जेस्ट मस्जिद इन्होंने इनॉग्रेट किया। सोचिए इस लार्जेस्ट मस्जिद में 63,000 वर्शिपर्स की कैपेसिटी है, 3,500 स्क्वायर मीटर की आर्ट गैलरी है, 3,500 व्हीकल्स का पार्किंग लॉट है। कितने पैसे स्पेंड किए ये लार्जेस्ट मस्जिद बनाने में इस्तांबुल का, जबकि देश की इकोनॉमी वहां डूबे जा रही थी, लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे, लेकिन फिर भी पैसे को यहां डाइवर्ट किया। क्यों?
क्योंकि लोगों को धर्म के नाम पर भटकाना बहुत आसान है यहाँ पर। सिमिलरली नेक्स्ट टेक्निक हमारी यहाँ आती है कि अपनी गलतियों का दोष देश की माइनॉरिटीज पर दिया जाए। देश में जो बचे कुछ ही माइनॉरिटीज हैं जैसे कि क्रिश्चियंस और ज्यूज, उनको स्केपगोट की तरह इस्तेमाल किया गया। जो एकेपी के पार्टी लीडर्स थे वो हेट स्पीचेस देने लगे इन माइनॉरिटीज के खिलाफ, इनके खिलाफ वायलेंट अटैक्स भी होने लगे। चर्चेस पर अटैक होना, एंटी माइनॉरिटी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाए जाना, सोशल मीडिया पर वायरल करना। और फाइनली हम आते हैं एर्डोगान के लेटेस्ट डिसीजन पर, जो कि इस वीडियो का ओरिजिनल टॉपिक है, आइया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद का दर्जा दे देना। एक और ऐसी मूव जो की गई अपने मेजॉरिटी अपीजमेंट के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इकोनॉमी से। इनफैक्ट उम्मीद की किरण जाग रही है यहां पर, क्योंकि जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है। एक लेटेस्ट सर्वे किया गया है अरब न्यूज के द्वारा, जिसने बताया कि 55% जनता को लगता है कि ये डिसीजन जो है मस्जिद बनाने का, ये तभी लिया गया है क्योंकि एर्डोगान ध्यान भटकाना चाहते हैं जनता का इकोनॉमिक इश्यूज से। आइया सोफिया मॉन्यूमेंट की कहानी बहुत लंबी है, जिसे 6th सेंचुरी एडी में बनाया गया था एज अ चर्च, और अगले 1000 सालों तक ये चर्च रहा था, जब तक 1453 में ऑटोमन एम्पायर नहीं आ गया, जिसने कि इस चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये मस्जिद बना रहा 1934 तक, जब 1934 में आटा तुर्क ने, जिसकी हमने कहानी इतनी बताई मैंने आपको, आटा तुर्क ने इसे मस्जिद से एक म्यूजियम बना दिया, ये सिग्निफाई करने के लिए कि टर्की अब एक सेक्युलर कंट्री है जहां पर हर धर्म को उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये एक सिंबल था सेक्युलरिज्म का टर्की में, बेसिकली आप कह सकते हो, जब से टर्की आजाद हुआ था। तो तब से लेके अब तक ये एक म्यूजियम था, और अब एर्डोगान ने डिसीजन लिया है इसे वापस मस्जिद बनाने का। इस डिसीजन के बाद इंटरनेशनली बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है एर्डोगान को। यूएसए से, पोप से, यूनेस्को से, यूनाइटेड नेशन से, सबने क्रिटिसाइज किया है इस मूव को। ना सिर्फ ये मूव एक पॉलिटिकल मूव है जो जनता को भटकाने के लिए की गई है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये टर्की के जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स हैं उन पर एक सवाल खड़ा करती है कि आने वाले टाइम में क्या एक टर्की एक सेक्युलर कंट्री बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। मेरी राय में इससे एक बड़ा क्लियर कट लेसन हमें सीखने को मिलता है कि धर्म के नाम पर लोगों को भटकाना कितना आसान काम है। जरा देखिए, इंडिया में भी ऐसे ही किया जाता है। ये स्पेशली ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को अगर आप ले लो, थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री कितनी बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, कितनी बिल्डिंगें नहीं बनाई गई हैं, कितनों का आप काउंट रखोगे यहाँ पर। कितने ऐसे मंदिर हैं जो तोड़े गए हैं, मस्जिद बनाई गए हैं उनकी जगह, कितने मस्जिदों को तोड़कर चर्च बनाए गए हैं, कितने चर्च की जगह मस्जिद बनाए हैं। किन किन को रिप्लेस करोगे आप? मेरी राय में सबसे आसान तरीका है कि जो जैसा हुआ है हिस्ट्री में, आज मॉडर्न जमाने में उसे वैसा ही रहने दो। कुछ तोड़कर कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें हिस्ट्री को एक्सेप्ट करना चाहिए जैसी हुई है हिस्ट्री। कितने राजा महाराजाओं ने एक दूसरे से लड़ाई लड़ी, कितने डिस्ट्रक्शन हुई, कितनी नई चीजें बनी, जैसा हुआ आज के दिन वैसा ही रहने दो। नहीं तो ये एंडलेस डिस्कशंस हैं। देखिए, जो आज राम मंदिर का जो मुद्दा उठा था वो भी सिमिलर रीजन से उठा था। किसी को यहाँ पर पॉलिटिकल पावर चाहिए थी, उसके लिए लोगों को धर्म के नाम पर भड़काया गया कि देखो मंदिर यहाँ एग्जिस्ट करता था, हमें दोबारा से चाहिए। सिमिलर चीज यहां पर करी जा रही है इस मस्जिद के लिए। आज के दिन अगर हम इन चीजों पर डिबेट कर रहे हैं कि यहां पर मंदिर होना चाहिए, मस्जिद होना चाहिए, मस्जिद होना चाहिए, चर्च होना चाहिए, तो ये समझ लो आपकी ये पॉलिटिशियंस ऑलरेडी जीत चुके हैं, क्योंकि इनके लिए तो इतना बड़ा एडवांटेज है कि लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, यानी लोग इससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। लोग मतलब मेरे को बस इसी चीज के लिए वोट दे देंगे, चाहे मैं यहाँ पर इकोनॉमी का सत्यानाश कर दूं, यहाँ पर लोगों की, जनता की भलाई का कुछ ना करूं, लोग बस इन चीजों के लिए मुझे वोट कर देंगे। ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर दोस्तों। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से नई चीजें सीखे होगे आप। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। आपकी क्या राय है इस पूरे इश्यू के बारे में, आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। और इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुवेरा ऐप का। कुवेरा एक म्यूचुअल फंड की ऐप है जहां पर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं 0% ब्रोकरेज रेट के साथ। ना सिर्फ म्यूचुअल फंड में बल्कि गोल्ड में भी पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कुवेरा एक फ्री एडवाइजरी प्लेटफॉर्म भी है। नई खबर यह है कि कुवेरा और अमेजॉन साथ में मिलकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक नया सेविंग और शॉपिंग ऑफर। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर कुवेरा पर रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द सबसे पहले पता लग जाए इस ऑफर के बारे में क्या होगा। फ्री में रजिस्ट्रेशन है। सो फ्रेंड, आज मैंने एक्शन दिया है तुर्की में हागिया सोफिया जो म्यूजियम है उसे कन्वर्ट किया जा रहा है मस्जिद में। सो काफ़ी अच्छी बात है कि उसे कन्वर्ट किया जा रहा है, बट ये पॉलिटिकल जो प्लानिंग है ये गलत है। तो क्या चल रहा है तुर्की में और उसकी वजह क्या थी? सो काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है कि आउट ऑफ कंट्री यानी कि तुर्की में क्या चल रहा है, इसके बारे में पूरी दुनिया को नॉलेज होना, और ये जो सिलसिले चल रहे हैं, जो मसले चल रहे हैं, पॉलिटिकल प्लान्स चल रहे हैं, इनके बारे में दुनिया को मालूम होना। तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे वीडियो, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे से नई वीडियो मिलती रहे।